बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स और इन सब के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट हम करेंगे सिमेंटिक बैरियर्स। आपकी स्क्रीन पे भी है सिमेंटिक बैरियर्स, जैसे मैंने कल भी बताया था। इट इज कंसर्न विद द प्रॉब्लम्स एंड इंस्ट्रक्शंस, कह सकते हैं प्रॉब्लम्स इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डीकोडिंग ऑफ मैसेज। हमने एनकोडिंग और डीकोडिंग पहले किया हुआ है कि हम कह सकते हैं कि कुछ भी एनकोडिंग या डीकोडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हो सकता है मैसेज भेजने वाला भी गलती कर दे, मैसेज रिसीव करने वाला भी गलती कर दे, तो दोनों केसेस हो सकते हैं। ठीक है ना, तो जो भी इससे रिलेटेड होगा वो सिमेंटिक बैरियर्स में आएगा। ज्यादातर जो भी वर्ड्स और सेंटेंसेस को हम मिसअंडरस्टूड कर देते हैं, समझने में कंफ्यूजिंग हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो सारे सिमेंटिक बैरियर्स में आएंगे। मुझे लगता नहीं लिखवाने की जरूरत है, ये तो आप इसमें अपने हिसाब से ही लिख लोगे। तो सिमेंटिक बैरियर्स के बारे में जब भी आपको केस स्टडी की फॉर्म में कुछ आए तो आपने समझ आना है कि ये सिमेंटिक बैरियर्स से रिलेटेड है, जहाँ लैंग्वेज, जहाँ वर्ड्स, एनकोडिंग, डीकोडिंग, मैसेजेस, इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग हो वो सिमेंटिक बैरियर्स होता है। जिसमें फर्स्ट आ जाएगा हमारा बैडली एक्सप्रेस मैसेज। बैडली एक्सप्रेस मैसेज मीन्स क्या है? कई बार आप कम्युनिकेट करते वक्त ऑर्गेनाइजेशन में इनएडिक्वेट वोकैबुलरी को यूज कर लेते हैं, इनकरेक्ट वर्ड्स को यूज कर लेते हैं, या कोई सेंटेंस बोलते बोलते उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड को ओमिटेड कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इससे जो हमारा मैसेज होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, टूट फूट जाता है। और इस बैडली एक्सप्रेस मैसेज को जब आप किसी को कन्वे करते हो तो उसको मीनिंग नहीं निकल के आता, तो इसे बोलते हैं बैडली एक्सप्रेस मैसेज। मीन्स वोकैबुलरी की वजह से, वर्ड्स की वजह से, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स छूट जाने की वजह से जब आपका मैसेज ठीक नहीं जाता तो वहां पर कम्युनिकेशन जो है वो आपकी खराब हो जाती है। उसे आप कहेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। क्लियर? सिमेंटिक बैरियर्स का फर्स्ट पॉइंट है बैडली एक्सप्रेस मैसेजेस। सेकंड आ जाएगा वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग, वर्ड्स या सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग। जब हम इस बारे में बात करते हैं कि कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स निकलते हैं, ठीक है ना, वो वर्ड्स की वजह से भी कम्युनिकेशन जो है वो लैक हो जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ एक पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रिंग, ठीक है ना, उसने वैल्यू ऑफ रिंग पूछा, उसने वैल्यू समझ लिया वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है, या वैल्यू ऑफ लर्निंग कंप्यूटर स्किल। अब ये वैल्यू जो वर्ड है तीन जगह अप्लाई हुआ, अब हमें नहीं पता हम किस वैल्यू की बात कर रहे हैं। अगर एक पर्सन आपको वैल्यू के बारे में बता रहा है तो वैल्यू वो रिंग की भी हो सकती है, वो वैल्यू फ्रेंडशिप से रिलेटेड भी हो सकती है, और वैल्यू किसी चीज को सीखने से रिलेटेड भी हो सकती है। तो हो गया ना, एक सिंबल एक वर्ड का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स निकल आए। तो ऐसा हो जाता है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, ठीक है ना। और जब आप मैसेज कम्युनिकेट करते हो तो आप बताइए कि मैं इस बारे में, या स्पेसिफिक मीनिंग उनको बताएं, साथ ही उनको अल्टरनेटिव्स भी बताएं, ठीक है, ताकि उनको वो मीनिंग जो है वो पता चल सके। और अगर ऐसा होगा, क्योंकि जो पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, वो डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शंस की है, उनकी थिंकिंग अलग अलग है, हो सकता है सब अलग अलग सोचे, तो रिसीवर जो है वो उस मैसेज को अलग तरह से समझेगा, तो यहाँ भी कम्युनिकेशन जो है वो लैक हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है
फॉल्टी ट्रांसलेशन, फॉल्टी ट्रांसलेशन मीन्स कम्युनिकेशन तब भी इनइफेक्टिव हो जाता है जब आप कोई ओरिजिनल मैसेज को ट्रांसलेट करते हो अलग अलग मीनिंग्स में, अलग अलग उसमें, ठीक है, मैसेजेस में। मान लो एक वर्ड को कहीं पर कुछ अच्छा बोला जाता है, फॉर एग्जाम्पल पंजाबी ले लें, पंजाबी में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो किसी को, हमें तो चलो समझ आती है पंजाबी, हम समझ रहे हैं, किसी किसी के लिए वही वर्ड्स लगेगा कि हाँ ये तो कुछ बैड वर्ड्स यूज किए गए हैं, तो हो गया ना, इंटरप्रिटेट हो गया, ट्रांसलेट गलत हो गया। तो ऐसा भी काफी बार होता है, ठीक है। मीन्स मैंने इंग्लिश में बोलने को कहा किसी को कि मेरे वर्कर्स को कुछ समझा दो, अब जिसको बुलाया वो बहुत इंग्लिश में बोलता है, ठीक है ना, तो अब वर्कर्स को तो हिंदी समझ आएगी, तो ट्रांसलेटर ही मेरा गलत हो गया ना, उसको तो वही लैंग्वेज आती है, वो इंग्लिश में ठीक है बोलने में। अब वही मैंने जैसे तमिलियन वाला एग्जांपल भी लिया था, किसी तमिलियन को बुला के उससे बुलवाओ इंग्लिश, तो उसकी डिफरेंट होगी, हमारे यहाँ की डिफरेंट होगी, तो कई बार उसको समझने में मुश्किल आ जाती है, तो वहाँ कम्युनिकेशन लैग कर जाता है हमारा। फिर आ जाता है अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस को हम बोलेंगे, हर पर्सन की अलग अलग अजम्पशंस है, हर पर्सन जो है डिफरेंटली लेता है, क्योंकि जैसे हर इंडिविजुअल है वो डिफरेंट होता है, तो सेम इज द केस है कि हर किसी का सोचना, अजम्पशंस करना अलग अलग होता है, ठीक है। अब एक मैनेजर ने कहा टेक केयर ऑफ द स्टॉक, उसका मतलब था कि जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है, सामान पड़ा हुआ, उसका ध्यान रखो, लेकिन किसी ने सोचा कि मुझे सामान कहा जा रहा है, ठीक है ना, मैनेजर ने ऑर्गेनाइजेशन में बोला, तो किसी पर्सन को, सबऑर्डिनेट को लगा कि मुझे उन्होंने सामान बोल दिया, तो हो गया ना मिसअंडरस्टैंडिंग, उसने अपने आप ही एज्यूम कर लिया ना कि मुझे सामान की तरह यूज किया गया है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, सामान को बोला था पर बोल उसको दिया, कंफ्लिक्ट राइज हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं अनक्लैरिफाइड हो जाता है, क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शन है, उनका सोचने का तरीका अलग अलग है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है। फिर आ जाएगा टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन होते हैं, हम कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं जिसका डिफरेंट मीनिंग होता है, जो सबको नहीं समझ आता। अगर रिसीवर को पूरी नॉलेज है उस वर्ड की तब तो वो समझ जाएगा, नहीं होगी तो वो एक्चुअल मीनिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। जैसे हमने कल डेटर्स और क्रेडिटर्स का एग्जांपल लिया था, अब हम अगर डेटर्स क्रेडिटर्स बोलते हैं तो आप लोग बड़ी इजी समझ जाओगे, किसी तीसरे के आगे बोलेंगे तो वो उसको नहीं पता चलेगा, डेटर्स क्रेडिटर्स ड्रॉइंग्स, ऐसे ऐसे वर्ड्स हमें पता है ना क्या होते हैं ये सब, किसी तीसरे को तो नहीं पता ना, किसी नॉर्मल पर्सन से पूछोगे उसको वो कहेगा ड्रॉइंग्स का मुझे नहीं पता। तो टेक्निकल यार्ड्स होते हैं जो स्पेशलिस्ट यूज करते हैं वर्ड्स किसी को एक्सप्लेन करने में, वहां भी कम्युनिकेशन लैक हो जाता है। जैसे कि हम इसका एक और अच्छा एग्जांपल टेक्निकल का ले सकते हैं, जैसे हमने तो बिजनेस स्टडीज पढ़ रखी है, हमें सारे प्रिंसिपल्स पता है, अब मैं कहूँ मैंने एज अ मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में सबने यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करना है और एस्पिरिट डी कॉर्प्स को रखना है, मींस सबको एक बॉस की सुननी है और मिलजुल के काम करना है। अब हमें ये वर्ड्स पता है ना, यूनिटी ऑफ कमांड, एस्पिरिट डी कॉर्प्स, प्रिंसिपल, किसी तीसरे को तो नहीं पता, तो यहाँ आ गया ना टेक्निकल जार्गन, जहाँ मैनेजर्स जब इससे बात करेंगे तो वो समझ जाएंगे, तो यहाँ कम्युनिकेशन लैक हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर्स डिकोडिंग, ये हमने कल भी बात की थी। आपकी बॉडी लैंग्वेज या गेस्चर जो होता है मैनेजर का, अगर वो अपनी बॉडी और उससे मैच नहीं करता उसके वर्ड से, तो रिसीवर कंफ्यूज हो जाता है और वो रॉन्गली समझ लेता है। जैसे मैंने कल अपना ही एग्जांपल लिया, अगर मैं आपको डांट रही हूँ लेकिन मैं हंस रही हूँ, मेरी आंखों में गुस्सा नहीं दिख रहा लेकिन मैं हंस रही हूँ, तो फिर आप क्या समझोगे, मैम डांट रहे हैं या नहीं डांट रहे। तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर्स जो है वो सेम होने चाहिए जब आप मैसेज कन्वे कर रहे हो, अगर वो मैच नहीं होंगे तो रिसीवर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा और उसको रॉन्गली मिसमैच कर लेगा। क्लियर। फर्स्ट हमने किए सिमेंटिक बैरियर्स, किसी को कोई डाउट तो अभी भी पूछ लीजिए।
Yes. No, ma'am. Clear? Yes, ma'am. आप सबको मैसेज पढ़ लेते हो कि आज क्लास जल्दी लगनी है? Yes, ma'am. पढ़ लेते हैं। फिर आधे स्टूडेंट्स को क्यों नहीं पढ़? ठीक है, नेक्स्ट चले बैरियर्स। सेकंड हमारे आ जाएंगे साइकोलॉजिकल बैरियर्स। इन्हें इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्ट करती हैं। ठीक है, कोई पर्सन पहले से ही एंग्री है, वरीड है, तो कई बार वो किसी को मैसेज ठीक से नहीं पहुंचा पाता। कई बार जो रिसीवर होता है और सेंडर होता है, दोनों का स्टेट ऑफ जो माइंड होता है वो ठीक नहीं होता, जो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को इफेक्ट डालता है। तो साइकोलॉजिकल बैरियर, जैसे मैंने पहले ही बोला था, हमारे माइंड से रिलेटेड है। जो स्टेट ऑफ माइंड है सेंडर का और रिसीवर का, और जो उसकी इंटेंशन है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। इमोशनल और साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। ठीक है, मान लो एक एंग्री मैनेजर है, घर से वो एंग्री होके आया है, तो वो अपने सबऑर्डिनेट्स की प्रॉब्लम्स को नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा। ठीक है ना कहीं वो उल्टा और शायद गुस्सा हो जाएगा उन पे। तो हम कह सकते हैं इसमें फर्स्ट आ जाएगा हमारा प्री मेच्योर इवेल्युएशन। प्री मेच्योर इवेल्युएशन का मीनिंग क्या है, ये हमने कल भी बता रही थी मैं, कि सम टाइम जो पीपल होते हैं वो इवेल्युएट कर लेते हैं किसी भी मैसेज को बिफोर सेंडर कंप्लीट हिज मैसेज। मतलब सेंडर ने अभी मैसेज कंप्लीटली बताया भी नहीं और हमने पहले ही अपने माइंड में सोच दिया है कि इसने ऐसा ही कहना है। कई बार हम कह देते हैं भेदभाव की वजह से, या माइंड में हमारा सेट होता है, तो वो भी अगेंस्ट कम्युनिकेशन चला जाता है। इसका इट मीन्स क्या हम कह सकते हैं कि अपने जो माइंड में हमने पहले ही प्री जजमेंटल कर रखा है। एक इंडिविजुअल ने क्या होता है, जजमेंट पहले ही कर रखी होती है। मान लो हम बॉयज एंड गर्ल्स में फर्क करते हैं, तो हम हर बार वही बात बोल लेंगे कि ये गर्ल्स है, ये नहीं करेंगे, या कुछ भी हमारा माइंड सेट हो। ठीक है ना, या कलर के बेसिस पे, हम किसी भी बेसिस पे अगर पहले ही माइंड सेट होगा तो हमारा माइंड वैसा ही चलेगा। तो प्री वैल्यूएशन भी बहुत इफेक्ट करती है। मुझे पता है ये मैनेजर हर बार इस सबऑर्डिनेट की गलतियां निकालता है। अब वो चाहे सबऑर्डिनेट ठीक भी काम करे तो भी वो उसकी मिस्टेक्स निकाल लेगा। तो ये प्री मैच्योर इवैल्यूएशन हो जाएगा। इनमें आप एग्जांपल्स लेके बड़े अच्छी तरह समझा सकते हो। मैं हर पॉइंट का एग्जांपल लेके आपको समझा रही हूँ। सेकंड आ जाएगा लैक ऑफ अटेंशन। लैक ऑफ अटेंशन दोनों तरफ से तो नहीं कहेंगे हम, यहाँ पर रिसीवर की तरफ से कहेंगे। अगर सेंडर उसको मैसेज भेज रहा है और जो रिसीवर है वो नॉन लिसनर है, वो समझना ही नहीं चाहता, ठीक है ना, अटेंशन ही नहीं दे रहा, तो ये वन ऑफ द मोस्ट, मतलब कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाला होता है। क्योंकि हमने कोई बात बोली और आप लोगों ने नहीं सुनी, क्योंकि आप अटेंशन नहीं दे रहे, आप फिर उस बात को याद नहीं रखेंगे। जब याद नहीं रखेंगे तो काम भी नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, तो ये हो जाता है। ठीक है ना। अब एक एग्जांपल लेके हम इसको समझाएं कि एक मैनेजर है, उसने एक एम्प्लॉय ने अपने मैनेजर को कहा कि भाई मुझे घर जल्दी जाना है, लेकिन मैनेजर ने ध्यान नहीं दिया, वो अपना ही काम करवाए जा रहा है। तो क्यों? क्योंकि उसने लैक ऑफ अटेंशन रखी, और इधर क्या हुआ, उसकी प्रॉब्लम बढ़ती गई। तो प्रॉब्लम बढ़ती गई तो उसने रिक्वेस्ट बार बार की, और फिर उसे गुस्सा आ गया तो उसने कहा मैं रिजाइन ही कर देता हूँ। जब हमें अगर जरूरत पे छुट्टी नहीं मिलेगी तो हम क्या फायदा होगा काम करने का। तो ये हो गया ना एक लैक ऑफ अटेंशन। जब उन्होंने पहले ही बोल रखा था, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रखी थी, तो कहीं ना कहीं अगर सेंडर या रिसीवर दोनों हम कहें, मेरे लिए तो हम रिसीवर के लिए कहेंगे, अगर वो अटेंशन नहीं देगा मैसेज को तो मैसेज ट्रांसफर नहीं होगा और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा।
थर्ड आ जाएगा लॉस ऑफ ट्रांसमिशन और पुअर रिटेंशन। ये भी है, हम भूल जाते हैं। मान लो हमें कल 10 बातें बताई और हम भूल जाते हैं, ये ह्यूमन नेचर है, भूल जाती है क्योंकि बहुत काम है हमारे पास, तो तब भी कम्युनिकेशन लैक हो जाता है, क्योंकि हम ज्यादातर ओरल कम्युनिकेशन करते हैं। और हम कितना याद रखें, हर पर्सन इतना इतना कुछ याद नहीं रख सकता लंबे टाइम तक, तो कहीं ना कहीं उससे भी कम्युनिकेशन गैप आता है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो पास होता है वो वेरियस चैनल्स के थ्रू होता है। मतलब बॉस ने मैनेजर को बताया, मैनेजर ने सबऑर्डिनेट को बताया, सबऑर्डिनेट को आगे कहा था बताने को, हो सकता है कहीं ना कहीं कोई बात को उसी के बताने में भूल गया हो तो वो नीचे तक नहीं पहुंच पाई। तो कहीं ना कहीं ड्यू टू ओरल कम्युनिकेशन या लैक ऑफ अटेंशन हम कह सकते हैं, जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ कह सकते हैं कम्युनिकेशन हो जाता है। अब इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, मान लो ऊपर टॉप लेवल से आया कि 9:30 पे मीटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, उन्होंने सारे उसको इंफॉर्मेशन दे दी, पर एक आधा डिपार्टमेंट को बताना भूल गए। अब भूल गए, नहीं याद रहा, इतने सारे डिपार्टमेंट है, हर किसी को कहना, तो कहीं ना कहीं वो मीटिंग में नहीं पहुंचे, तो किसकी गलती हुई, किसी एक की तो गलती हुई ना, मैनेजर की, जिसकी वजह से तो यहाँ हो जाएगा लॉस बाय ट्रांसमिशन और पुअर रिटेंशन। लास्ट आ जाएगा डिस्ट्रक्ट। डिस्ट्रक्ट होता है कोई बैरियर आना। डिस्ट्रक्ट में हमने पहले भी बात की थी, ट्रस्ट ना होना, एक दूसरे से छुपाना, झूठ बोलना, तो वहां भी मैसेज जो है सस्पिशियस हो जाता है, एक दूसरे की तरफ हम छुपाने लग जाते हैं और फिर मीनिंग अलग निकल आता है। ये भी साइकोलॉजिकली है, ठीक है ना। कई बार हम क्या करते हैं, सेंडर और जो रिसीवर होता है वो एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते। मान लो मुझे बोला था आपको ये पूरी बात बतानी है, लेकिन मुझे लगता है आप पे मैं ट्रस्ट नहीं करती, तो मैं आधी अधूरी बात बताऊंगी। वो आधी अधूरी बात बताने के चक्कर में पूरा मैसेज अंडरस्टैंड नहीं हुआ जो मैसेज था, और कहीं ना कहीं एक दूसरे को, क्योंकि वो सस्पिशियस उससे देखते हैं, उसको भी लगा ये पूरा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप आ गया। तो डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है जिसने कम्युनिकेट किया है, ठीक है ना, कम्युनिकेट करने वाले और लेने वाले दोनों में हो सकती है ये प्रॉब्लम आती है। तो ये हो जाएंगे हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर। मैं रिपीट कर रही हूँ, प्री मैच्योर इवेल्युएशन मींस आप अपने माइंड में पहले ही सेट कर लेते हो कि ऐसा ऐसा होगा। लैक ऑफ अटेंशन, मोस्टली जो रिसीवर्स होते हैं वो अटेंशन नहीं देते, क्या उनको बात बताने वाले हैं, फिर बाद में कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाता है। लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, क्योंकि हम इतनी बातें याद नहीं रख पाते, कई बार भूल जाते हैं, तो कई बार इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रह जाती है देने, उससे भी कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है। और लास्ट आ जाता है डिस्ट्रस्ट, जहां हम ट्रस्ट नहीं करते वो डिस्ट्रस्ट हो जाएगा। जहां रिसीवर और सेंडर में आपस में ट्रस्ट नहीं है, वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ छुपाएंगे, तो कहीं ना कहीं वहां पर कम्युनिकेशन में गैप आ जाएगा। अब आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। मैम हाँ जी, मैम ये जो मतलब हम कर रहे हैं मतलब बैरियर, ये हमें केस स्टडी में ये पॉइंट मतलब ये पॉइंट्स बताने पड़ेंगे अगर ढूंढने में आया? आपको कुछ ऐसा दिया होगा जिसको देख के आपने पहचानना पड़ेगा कि ये तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं या ये नहीं मैम, साइकोलॉजिकल है। जो पॉइंट्स आप ठीक है। समझा रहे हैं ना, उन्हीं पॉइंट्स से रिलेटेड ही होगा कोई एग्जांपल। जैसे मैं अभी समझा रही हूँ, ये मैंने मीटिंग वाला पॉइंट जैसे अभी बताया कि 9:30 पे मीटिंग थी और मैं बताना भूल गए, तो वो पुअर रिटेंशन वाला। अब आपको पता हो पुअर रिटेंशन मतलब साइकोलॉजिकल बैरियर वाला पॉइंट है, तो तो इस मतलब ये एक्सप्लेन करने को तो भी आएंगे हाँ या आ सकते हैं? ये एक्सप्लेन करने को आएंगे ये लैक ऑफ अटेंशन वगैरह? हाँ, और क्या, एक्सप्लेन भी आएंगे, और कई बार तो साथ में और भी पूछ लेते हैं ना कि ये तो बता दी, चलो ये साइकोलॉजिकल बैरियर का क्वेश्चन है, अब साथ में ऑर्गेनाइजेशनल के भी बता दीजिए, ठीक है ना। आपको मैंने क्लास का टाइम बता रखा है, मैं रिपीट कर रही हूँ, 3 days हमारी क्लास 10:10 पे लग दिया करेगी और बाकी दिन 10:11:50 पे, ठीक है ना।
तो थोड़ा सा टाइमिंग का आप देख लीजिए, अपना अरेंज कर लीजिए। अगर आपको लगता है वैसे तो ये टाइम इसीलिए दिया गया ताकि आप सब यहाँ पर आ सके, पर अभी भी कुछ बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं जो नहीं ध्यान दे रहे, तो थोड़ा सा अपने टाइमिंग को एडजस्ट कर लीजिए उस हिसाब से। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की अगर हम बात करें, यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी और रूल से रिलेटेड है, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल की पॉलिसी। अगर ऑर्गेनाइजेशनल की पॉलिसी सपोर्ट नहीं करती फ्री फ्लो कम्युनिकेशन में, तो कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन है उस पर इफेक्टिव पड़ता है। ठीक है, हम मानते हैं ऑर्गेनाइजेशन में फ्री फ्लो कम्युनिकेशन होना चाहिए, सबको एनकरेज करना चाहिए बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अगर ऑर्गेनाइजेशनल की पॉलिसी ऐसी है कि कोई बात नहीं करेगा, कोई डिस्कशन नहीं होगी, कोई डिसीजन नहीं लेगा, तो कहीं ना कहीं हम कम्युनिकेशन जो होना चाहिए फ्री फ्लो वो नहीं होगा, जहाँ टू वे कम्युनिकेशन होगा वो नहीं होगा। तो ये भी बैरियर है। सेकंड आ जाएगा रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो भी कहीं ना कहीं आपके इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर पहुंच नहीं पाती, उनमें डिले हो जाता है, एक्शन में करने में, काम करने में उनमें डिले हो जाता है। थर्ड आ जाएगा स्टेटस। स्टेटस या कंसिडर कर रहे हैं अपने आप को सुपीरियर समझना और अपने जो सबऑर्डिनेट्स है उनसे दूरी बना के रखना। कई लोग होते हैं ना, हम स्टेटस वाले हैं, हमने इनसे बात नहीं करनी। कई बार मैनेजर्स ऐसे होते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को अपने रूम में नहीं आने देते, उनके आइडियाज नहीं लेते, उनको कोई सजेशंस नहीं देने देते, तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं कम्युनिकेशन करने में। तो ये स्टेटस भी सबसे बड़ा इफेक्ट डालता है, जहाँ एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ डिस्टेंस मेंटेन करता है जान के, और उनको अलाउ नहीं करता कि कुछ बोल सके, तो वहां भी कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कई बार ऑर्गेनाइजेशनल का जो स्ट्रक्चर है उनमें ही कॉम्प्लेक्सिटी होती है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब समझ नहीं आता, एक होता है ना सिंपल क्लियर स्ट्रक्चर हो, मीन्स वहां पर अलग अलग मैनेजरियल लेवल्स हैं, इतने सारे एम्प्लॉइज हैं, तो आप देखो एक एक तक एक एक बात पहुंचाना, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, कम्युनिकेशन वहां डिले हो जाता है या फिल्टरिंग पॉइंट्स में आ जाता है, मतलब डिस्टॉर्ट होके आता है, उनको पूरी बात नहीं मिलती, आधी अधूरी बातें ही पता चलती है। तो वो भी वो है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल का स्ट्रक्चर हमने पिछले चैप्टर में किए हुए हैं, डिविजनल और फंक्शनल। तो डिविजनल और फंक्शनल स्ट्रक्चर से इसका मतलब क्या है, टॉप लेवल के पास अपनी पूरी अथॉरिटी है, वो हर जगह ध्यान रखे, पावर रखे। तो कहीं ना कहीं अगर ऑर्गेनाइजेशनल का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स वे में बना हुआ है, ठीक है, टफ सा है, मतलब इतने एम्प्लॉइज हैं, पता नहीं किसका किसी से लिंक नहीं है, तो कई बार कम्युनिकेशन में इफेक्ट हो जाता है। और लास्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल की फैसिलिटीज की बात करें, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सारी फैसिलिटीज हैं, मीन्स सजेशन बॉक्स है, कंप्लेंट बॉक्स है, इनविटेशंस होता है, सोशल और कल्चरल गैदरिंग्स होती हैं, मीटिंग्स फ्रिक्वेंटली होती है, अगर ये सब ठीक चलता रहे तो कम्युनिकेशन बैरियर नहीं आता। लेकिन अगर ये सब ठीक ना चले तो कहीं ना कहीं आप देखो ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरह बात पहुंच नहीं पाती। ठीक है ना, तो हमें इन चीजों को एनकरेज करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में हर तरह की फैसिलिटीज हो, जितनी अच्छी फैसिलिटीज होंगी उतना ही कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम कम होती जाएगी। क्लियर? एंड लास्ट आ जाते हैं हमारे पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स डिपेंड करते हैं सेंडर और रिसीवर दोनों के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर्सनली बात आ गई, यहाँ हम ज्यादा इफेक्टिव इन्फ्लुएंस किस पे दे रहे हैं, पर्सनल लेवल पे दे रहे हैं। मीन्स पर्सनली हम बात करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, कई बार हमारे खुद की गलतियों की वजह से भी कम्युनिकेशन इफेक्ट करता है, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। कई बार जो सुपीरियर होता है उसे फियर होता है कि जो मैं अपनी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करूं या नहीं करूं, कि मैं इनको बता दूंगा तो ये अपने पास रखेंगे, हो सकता है ये आगे किसी को बता दें, तो इस डर के मारे भी कई बार वो कम्युनिकेट नहीं करता।
ये पर्सनली आ गई ना, उसका अपना फियर है, उसका अपना डर है। तो कहीं ना कहीं उसे लगता है एक मैनेजर को कि अगर मैं इनको सारी बात बता दूंगा तो मेरी अथॉरिटी छिन जाएगी और इनके पास चली जाएगी। तो फियर टू चैलेंज टू अथॉरिटी भी आ जाता है, जहां एक मैनेजर पर्टिकुलर अथॉरिटी पर्टिकुलर उससे डरता है चैलेंज देने से, और वो कुछ इंफॉर्मेशन छुपा लेता है। इससे भी कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है। सेकेंड आ जाता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट्स। कई बार अपने अपने सुपीरियर्स को अपने सबऑर्डिनेट्स पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता, जिससे क्या होता है वो उनको इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट बताता ही नहीं है, ना ही उनके सजेशंस लेता है, जिससे भी बैरियर आ जाता है। कई बार कई चीजों में एडवाइस लेनी होती है, ओपिनियन लेना होता है, अब मुझे लग रहा है मुझे तुम्हारे पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी वो बात। तो कहीं ना कहीं ये भी बैरियर है, और ये खुद को लगता है ना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली बात। थर्ड आ जाएगा अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। कई बार सबऑर्डिनेट्स भी कॉन्फिडेंट्स नहीं होते, वो भी विलिंग नहीं होते अपनी हर बात शेयर करने को, अपने सुपीरियर्स को हर बात बताने को, और इससे भी कम्युनिकेशन इफेक्ट करता है। वहां सेकंड पॉइंट में था सुपीरियर को कॉन्फिडेंस नहीं है, यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स नहीं चाहते कि हम अपनी कोई बात इनको बताएं, तो यहाँ भी जो है कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है। और लास्ट है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। कई बार सबॉर्डिनेट्स को अच्छा इंसेंटिव्स नहीं मिलते, उनको प्रॉपर फीडबैक नहीं मिलते, वो कोई भी बात करते हैं, कोई भी वो सजेशन देते हैं अपने सुपीरियर को फाइनेंशियली या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से लेके, तो वो ध्यान नहीं देता, तो वो भी इफेक्टिव हो जाता है कई बार। क्योंकि हम मान के चलते हैं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर जो है अप्रिशिएट करेगा अपने एम्प्लॉयज को, सब कुछ देखेगा, उनको फाइनेंशियली भी और नॉन फाइनेंशियली भी, अगर उनको ठीक रखेगा, उनको पॉजिटिव रखेगा, मोटिवेट करता रहेगा, तो कहीं ना कहीं देखना वो अपने आप कम्युनिकेट करने आएगा। तो कई बार आपको लगता है ना कि हमें कुछ मिलता तो है नहीं, हमारा कोई सुनता तो है नहीं, हमें कोई मोटिवेट तो करता नहीं, हमने क्या करना है, तो हम इनिशिएटिव नहीं लेते। वहां भी कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है, अभी हम क्यों बताएं इनको, हम क्यों इनसे वो बात करें शेयर। तो कहीं ना कहीं यह भी लैक ऑफ प्रॉपर इनिशिएटिव की वजह से बैरियर्स आ जाते हैं। क्लियर, एनी डाउट? यस। डाउट? किसी को कोई भी डाउट? मैंने ना कल से अटेंडेंस लास्ट में ले ली है, क्योंकि धीरे धीरे सारे गायब हो जाते हैं, लेक्चर पूरा कंप्लीट भी नहीं हो पाता। तो ये हमारे कुछ बैरियर्स थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपको कई बार डिफरेंस भी आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिकल और पर्सनल बैरियर्स, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आपको सारे अच्छी तरह से डिस्कस करने हैं, सारे अच्छी तरह से पता हो। सिंपल भी आ जाता है, व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब देखिए एक केस स्टडी हम पढ़ते हैं, उसको फटाफट देखेंगे। नीरज एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है इन ओनिडा लिमिटेड। He has changed 7 jobs in the last 1 year. He is hard working person but is not able to finalize the deal with the customer due to lack of inadequate vocabulary and omission of needed words. Sometimes he uses wrong words because of which intended meaning is not conveyed to him. All this created is misunderstanding between him and his client. Explain the communication barrier. First identify करना है और फिर explain करना है। नीरज एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, उसने 1 ईयर के अंदर अंदर 7 जॉब्स चेंज करी। वैसे वो हार्ड वर्किंग है, लेकिन
उसकी जो बोलने का तरीका है, उसकी वोकैबुलरी है, उसके वर्ड्स बोलने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है, उसकी वजह से कई बार गलत मीनिंग निकल आता है, इसलिए उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। तो बताओ यहाँ कौन सा बैरियर है? सिमेंटिक बैरियर्स है। जहां मैंने बोला था वर्ड्स, वोकैबुलरी, वर्ड्स, मैसेजेस, यूज रॉन्ग वर्ड्स की बात आएगी, वहां आपने 1 मिनट में पहचान लेना है कि ये तो सिमेंटिक बैरियर्स है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना? ऐसे काफी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे अगर आप पढ़ोगे, मैं आपको 1-2 भेजूंगी भी, आप इसको ट्राई करना। अब ऐसे ही एक और है, एक बॉस है, ठीक है, वो अपना सारे डिसीजन मेकिंग खुद लेता है, वो अपने एम्प्लॉय से कुछ नहीं पूछता, ठीक है ना, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में बिल्कुल नहीं बनती, वो एक दूसरे को बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करते। तो बताओ कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर आ जाएगा? मैम रिपीट करना। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय से उसकी बनती नहीं है, वो उनसे कोई भी बातें डिस्कस नहीं करता, ठीक है, ना ही वो एक दूसरे का मैसेज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो बताओ कौन सा बैरियर आया? क्योंकि एम्प्लॉयज हैं, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल भी आ सकता है, इसमें पर्सनली भी है ना, उनकी बनती नहीं है। पर्सनल भी आ सकते हैं। पूछा है, इसमें पूछा है कोई 2 कम्युनिकेशन बैरियर्स जो है वो आइडेंटिफाई करो, तो ये 2 निकल के आ रहे हैं। पर्सनली भी हो सकता है ना, आपस में बनती नहीं है तभी नहीं सुनना चाहते एक दूसरे। यस मैम, ठीक है ना? तो इस टाइप की आती है केस स्टडी। ऋषभ आपको समझ आ गई अब मैं जो बोल रही थी? यस मैम, अब आई आपको ये मिल जाएगी ऐसे, तो फिर आपने बताना है कि कौन सा बैरियर है, फिर जो क्वेश्चन पूछा होगा, हो सकता है बाकी पूछेंगे कि आपने वाली केस तो स्टडी और बोली बैरियर्स वो 1 बता मार्क्स देना। की थी ना? अगर वो इसी के पॉइंट्स पूछेंगे तो फिर वो सारे पॉइंट्स आपने लर्न कर ही रखे होंगे, आप वो बता दोगे, ठीक है ना? बैरियर्स पे क्वेश्चन जरूर आता है, सिंपल नहीं आता, इसी टाइप की केस स्टडी आती है। अब हमने कल फॉर्मल और इनफॉर्मल के कम्युनिकेशन के किए थे, अब इन पे देखो किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। राहुल अलाउस ऑल हिज सबऑर्डिनेट्स टू सेंड डायरेक्ट ईमेल्स टू अदर टीम मेंबर्स अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट। राहुल ने अपने सारे सबऑर्डिनेट्स को अलाउ कर रखा है कि किसी को भी डायरेक्ट ईमेल कर दीजिए जिसकी भी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आपको पता चलती है। तो ये बताइए, ये पहले तो ये बताओ कि ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है? हाँ जी, कोई बता पाएगा? जहां भी देखो कैंटीन, पार्टीज, ऐसी ऐसी बात होगी वहां इनफॉर्मल होगा। यहाँ पहले तो ये बताना है कि राहुल ने अपने सबऑर्डिनेट्स को काम दिया है कि मेल्स कर सकते हैं, तो पहले तो ये बताओ आपको ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है। अब सबको सबके साथ लिंक करने को कहा है, तो ये कौन सा हुआ? फ्री फ्लो कम्युनिकेशन हुआ। तो आपको ये अच्छी तरह पता हो कि फ्री फ्लो में ये फॉर्मल वाला है। अब दूसरा सुनिए, रघु वॉज सिटिंग इन ऑफिस कैफेटेरिया विद अ ग्रुप ऑफ कोवर्कर्स। सुमन एक पर्सन असिस्टेंट है, उसने भी उनको ज्वाइन कर लिया और वो आपस में ही डिस्कशन करने लगे कि हम रिजाइन कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। तो अब पहले तो ये कैसे पता चलेगा ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, बताएगा कोई? इनफॉर्मल है। फॉर्मल है, क्यों? क्योंकि वो ऑफिस के कैफेटेरिया में वो बैठे हैं, कैंटीन में तो बैठती कैंटीन हैं। में बैठना ही इनफॉर्मल हो जाएगा। अब सारे एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? गॉसिप कर रहे हैं, ठीक है ना? दूसरे ऑफिसर्स के मतलब मैनेजर्स के साथ एक दूसरे साथ प्लानिंग प्लूनिंग कर रहे हैं, तो ये गॉसिप हो जाएगा, गॉसिप नेटवर्क आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको 1 मार्क में आ सकते हैं, 3 मार्क्स में आ सकते हैं। आपने आइडेंटिफाई किया, अब इसको एक्सप्लेन करने को भी आ सकता है।